ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है उत्तराखंड के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के इतिहास, पर्यटन और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक सौंदर्य सीमांत का। आलेख महेश पुनेठा। प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी। हमारे देश के उत्तर में हिमालय की अनेकानेक श्रृंखलाओं के आंगन में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध पर्वतों, नदियों, घाटियों, जंगलों, समतल मैदानों के योग से निर्मित है उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी कुमाऊं और गढ़वाल अंचल। रंगीलो मुलुक मेरो कुमाऊं गढ़वाला, रंगीलो मुलुक मेरो कुमाऊं गढ़वाला। स्वर्ग जैसी जागयती देवों को अवतारा, स्वर्ग जैसी जागयती देवों को अवतारा। रंगीलो मुलुक मेरो कुमाऊं गढ़वाला, रंगीलो मुलुक मेरो। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में है पिथौरागढ़ जनपद। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ दो देशों चीन के तिब्बत और नेपाल से अपनी सीमाएं बनाता है। इसी पिथौरागढ़ में है मुनस्यारी और धारचूला। ये दोनों कस्बे, जो आज पिथौरागढ़ जनपद की तहसील भी हैं, अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नृतत्व शास्त्रीय विशेषताओं के लिए विश्व विख्यात हैं। मुनस्यारी जोहार घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो धारचूला तहसील में हैं ब्यास, चौदास और दारमा घाटियां। आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल के इन दो सीमांत कस्बों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन से जुड़े पक्षों पर। तो श्रोताओं को पहले ले चल रहे हैं कहाँ? मुनस्यारी। रंगीलो ज्वार माँ तेरो मुनस्यार माँ, रंगीलो ज्वार माँ तेरो मुनस्यार माँ। मैं नाचूं हो मैं गाऊं हो, मैं नाचूं हो मैं गाऊं हो। चौमासी का चार माँ यो न को तुषार माँ, चौमासी का चार माँ यो न को तुषार माँ। मैं नाचूं हो मैं गाऊं हो, मैं नाचूं हो मैं गाऊं हो। मुनस्यारी और धारचूला का नाम सुनते ही आंखों के सामने आ जाती हैं गगनचुंबी हिमाच्छादित चोटियां। हिम नदों से निकलकर कल कल का निनाद करती बहती हुई नीलवर्ण सदा नीरा नदियां, छल छलाते दूधिया जलप्रपात, दूर दूर तक फैले वन कानन और उनमें उन्मुक्त विचरण करते भांति भांति के जीव जंतु। यहाँ एक और जहाँ नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल, ओम पर्वत आदि कैलाश जैसी लगभग 6 से 7 हजार मीटर ऊंची पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर गोरी, मंदाकिनी, कांच्योती, काली और धौली नदियां वर्ष भर अटखेलियां करती नजर आती हैं। लगभग 2200 मीटर यानी तकरीबन 7300 फीट पर स्थित मुनस्यारी का मुख्य आकर्षण है पंचाचूली की चोटियां। मुनस्यारी से वो इतनी करीब दिखती हैं कि बस लगता है हाथ बढ़ाकर छू लें। यहां शौका जनजाति का बाहुल्य है। मुनस्यारी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं यहीं के एक संस्कृति कर्मी लक्ष्मण सिंह पांगती। पांगती जी, मुनस्यारी जिसको कि जोहार वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये जोहार वैली क्या है? ये जोहार वैली जो है हमारी बहुत पुरानी एक जीवार शब्द से इसका उत्पत्ति बताते हैं, जिसको भी बाद में धीरे धीरे जीवार से भी ये जोहार बना। ये पूरी एक घाटी है जहाँ पर शौका जनजाति के लोग रहते हैं। और हमारा जो पौराणिक इतिहास है, भ्रमणशील हमारा परिवार चलता था। गर्मियों में हम ऊपर हिमालय की ओर और जाड़ों में नीचे तराई भाबर की ओर। तराई भाबर का मतलब बहुत नीचे, हल्द्वानी नहीं,
पहाड़ में ही गर्म घाटी की ओर तेजम, टिमटिया, नाचनी और नीचे देवी बगर, बागेश्वर जिले में भी हमारा परिवार ऊपर नीचे आवागमन करते थे। इस एरिया को जहाँ पर हमारा ये गर्मी का जो सीजन हमारा रहता था उसको जो हम जोहार नाम से जानते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले यहाँ के स्थानीय निवासी तिब्बत व्यापार के लिए जाते थे। बड़ा ही अनोखा था इस व्यापार का स्वरूप। तिब्बत व्यापार कब से शुरू हुआ तो हम नहीं कह सकते, कब बंद हुआ ये हम कह सकते कि सन 62 की जो चीन तिब्बत लड़ाई हुई उसके बाद ये रूट जो था तिब्बत व्यापार का, हमारा यहाँ से एक पड़ाव लीलम कहलाता है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे, वहाँ से बुगडियार, बुगडियार से बाद रिलकोट, रिलकोट के बाद बुरफू, उसके बाद मिल्लम, मिल्लम के बाद दुंग, तो ऐसा करके 3 धुरा होते, 3 टॉप को पार करके वो कुंगरी बिंगरी, जयंती और ऊटा, सबसे पहले ऊटा आता है, फिर कुंगरी बिंगरी, फिर जयंती। 3 दर्रों को पार करते हुए हमारे यहाँ के व्यापारी व्यापार के लिए तिब्बत जाते थे और वहाँ पर एक मंडी कहलाता था ज्ञानीमा मंडी। तो जोहार के शौका लोग व्यापार करने के लिए ज्ञानीमा मंडी जाते थे। अब का व्यापार और तब का व्यापार में अलग होता था। उस समय तो विनिमय व्यापार होता था, पैसों का नहीं बल्कि सामानों का। उसमें भी कई शर्त होते थे, जैसे हमने सुना है कि हम जो है अपने ही व्यापारी से लेन देन कर सकते हैं, जो कि आपस में मतलब एक प्रकार से यह समझे कि अनुबंधित है, अपना सामान दूसरे को दे ही नहीं सकते हैं, जो हमारा मित्र है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है मित्रता। एक मित्र अपने ही मित्र को जो है, तिब्बत का जो मित्र हमने चुन रखा है भारत वाले ने, वही जो है उसको अपना सामान देगा, उसका सामान लेगा और उसका सामान देगा। ऐसा नहीं कि आज वो सस्ता दे रहा है उससे ले रहे हैं, वो महंगा दे रहा है या उसका अच्छा सामान है, ऐसा नहीं। व्यापार से ज्यादा हमारा लगाव था मित्रता, मैत्रिक संबंध। सांस्कृतिक तौर पर अत्यंत समृद्ध इस घाटी के लोकगीतों और लोक नृत्यों में यहाँ के समाज और इतिहास के दर्शन होते हैं। जोहार में पौराणिक जो लोक गीतें हैं उसमें अलग अलग गीत हैं, बाल गीत, श्रृंगार गीत, करुण गीत, साहसी गीत, शगुन गीत। उसके अलावा कुछ गीतें जो यहाँ के लोक कलाकार रहे हैं, उन्होंने किसी पुरुष ने यहाँ पर अच्छे कार्य किए, माना कि उन्होंने रास्ते बना दिए या पानी का नहर ला दिया या जो भी अच्छे कार्य किए उस पर भी गीत बनाया गया। और कुछ ऐसे उदंड लोग जिन्होंने कुछ गलत काम किए उनके भी गीत बने हैं। जैसे कि मैं छिनके परिवार से हूँ, मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ, तो मेरे दादा छिनके पांगती ने एक ऐसा साहसिक कार्य किया था सन 1700 के आसपास में। वो 1700 में इसलिए बोला कि 1744 में छिनके पांगती ने एक घर बनवाया है मिल्लम में। उसमें लिखा है स्पष्ट, अभी भी उसके चौखट में लिखा है, श्री बद्रीनाथ जी की कृपा से छिनके पांगती ने बनवाया सन संवत 1666 करके, जिसका वो लगा करके 1744 में वो घर बना। तो उस समय छिनके पांगती जो मेरे मूल पुरुष थे, उन्होंने यहाँ पे सट्टू बेगारी की जो प्रथा थी, यहाँ का एक विशेष कपड़ा जो है बेगारी प्रथा से जो उसको वहाँ पहुँचा जाता था तिब्बत में। उसमें एक कहानी है कि एक विधवा महिला की बारी थी उस सट्टू को वहाँ पहुँचाने का, तिब्बत पहुँचाने का। तो वो कहीं रास्ते में भीग गया तो उसको जो है दंड दिया गया तिब्बत सरकार की ओर से। तो छिनके पांगती ने इसका विरोध करते हुए वहाँ गया, तिब्बत गया। लेकिन तिब्बत के लासा पहुंचने से पहले उनकी आवाज पहुंच गई, ये आदमी सट्टू बेगारी प्रथा का विरोध कर रहा है। तो लासा सरकार ने उनकी वेदना को सुनते हुए ये प्रथा को बंद करवाया। तो उसी में गीत बन गया कि छिनके पैदा भच मिल्क मिल्मा जो हार छुम। तो इस तरह से साहसी गीत बन गए, मतलब एक ऐसे सामाजिक कार्य। अभी लाइन मुझे देखना पड़ेगा पूरी लाइन। सट्टू बेगाड़ी तोड़ो छिनके पर पांगती छुम करके बड़ा गीत बनता है। इसी को जो है उन्होंने लोक नृत्य में नाचते रहे, वो जिसको हमको माँ बोली में चांचरी बोलते हैं, उसे हम अपनी बोली में ढुसका बोलते हैं। तो इसी को रिंग में गाते थे लोग। एक है हमारा शगुन गीत। शगुन गीत में शादी ब्याह के शुभ अवसर पर जब लोग बैठते हैं तो वहाँ पर भी जो है शगुन गीत गाया जाता है। शादी ब्याह के समय, जनेऊ के समय, नामकरण के समय, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, वो भी आपके शगुन गीत गाए जाते हैं। और तीसरा आपका श्रृंगारिक गीत, ब्रजेन लाल शाह जी और आपके मोहन सिंह रेठागारे जी, जिन्होंने ओ भिना कसके जानो दुरहाट कौतिक की जो रचना की थी, उसका जो मूल गीत का रूप था वो जोहार घाटी से था। उसका क्या था, हमारे यहाँ कौतिकों में मेले के अवसर पर एक गीत गाया जाता है, लोकगीत, जिसे कहते हैं छिला
हिट साली मनुराली चल कौतिक हिट साली मनुराली चल कौतिक। जीजा जी अपने साली से कह रहे हैं कि हे मनोराली साली तू कौतिक चल। तो साली कह रहे छिला खोटे की पो लिया ने छ क्या कौतिक। तो वहां पर रिठागार जी इसको फिर उसको चेंज करके नए रूप में डाल के ओ भिना कस के जान द्वार हट। वो भी साली कह रही है मेरे खोटा की पोली या न छ कस के जानू द्वार हटो। यहाँ पर तो हमारा स्लो मौसम में वो गीत था गाया गया था, उसको थोड़ा सा फास्ट करके खोटा की पोली या न छ कस के जानू द्वार हट वह दुकान वह मोलियो ले द्वार हट हेट साली कौती के जान द्वार हट। तो यहाँ पर छिला खोटा की पोलिया ने छ क्या कौती का। तो इस तरह के ये श्रृंगार गीत थे। ये कौन था? अरे हिटा कौती जोल। सच्ची? हाँ। और वहाँ पे मक्के के दिलाला? अरे द्वार हटा कौतिक। अच्छा। हाँ। ओ भीना। अरे रे रे हाथ तो छोड़। कस के जानू तो हटा। अरे ओ भीना कस के जानू तो हटा। हाय हाय हाय। ओ भीना कस के जानू तो हटा। हाय हाय। कौती की झोला दूरी हटा। एक साई कौती की झोला दूरी हटा। ओ भीना कस के जानू तो हटा। हाय हाय हाय। ओ भीना कस के जानू तो हटा। हाय हाय। कौती की झोला दूरी हटा। मेरी साई कौती की झोला दूरी हटा। मुनस्यारी के अत्यंत निकट मिलम ग्लेशियर और नंदा देवी की चोटियां पर्यटकों और पर्वतारोहियों के आकर्षण का केंद्र हैं। मुनस्यारी के निवासी और बहुत सारे पर्वतारोही अभियानों को अंजाम दे चुके वीरेंद्र सिंह ब्रिजवाल मिलम ग्लेशियर और नंदा देवी के रास्ते के बारे में बताते हैं। मुनस्यारी से मीलम का जो है 62 किलोमीटर टोटल यहाँ से, और फर्स्ट डे यहाँ से लीलम जाते लगभग 15 किलोमीटर है। यहाँ से लीलम तक अब छोटी गाड़ी जाती है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग बोगडार जाएंगे, लीलम से 15 किलोमीटर है। उसके अगले दिन जो है रिलकोट निकलेंगे, रिलकोट भी 14 से 15 किलोमीटर है। उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग मीलम पहुँचते हैं। टोटल 62 किलोमीटर है यहाँ से मीलम। मिलम का सौंदर्य क्या है? ये जो गोरी रिवर जो आती है इसका मेन उद्गम है, और ये जो जहाँ पे ग्लेशियर का जो सुनावट है यहीं से गोरी रिवर निकलता है। और उसके ऊपर माउंटेन है, एक हरदेवल त्रिशूल पीक है। यह हमारा लास्ट विलेज है। जब हम लोग पुराने लोग जो बिजनेस करते थे, भारत का लास्ट गांव है मीलम। और जो लोग नंदा देवी के लिए पर्वतारोहण करते हैं तो उसके लिए किस तरह का रूट है? हम लोग सब सेम इसी रूट से निकलते हैं जो पहले मैंने बोला था कि बोगडियार से रिलकोट से हम थोड़ा आगे जाके 3-4 किलोमीटर पे एक मोरतोली एक जगह आता है, मोरतोली विलेज आता है। मोरतोली विलेज से हम लोग फिर लुआ निकलते हैं, लुआ से नासवान पट्टी फिर नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप पर निकलते हैं जी। ये एक्सपीडिशन का रूट है। इसमें नंदा कोट भी आता है, उसके नीचे नंदा कोट भी आता है और नंदा देवी ईस्ट भी आता है जी। इसके लिए किसी तरह की परमिशन लेनी पड़ती है? ये इनर लाइन पे आता है, इसलिए एसडीएम साहब के वहाँ से हमें ये इनर लाइन परमिशन लेना पड़ता है। और जो पहाड़ चढ़ने आते हैं, जो पर्वतारोही आते हैं, ये आईएमएफ से जो हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है जी। पिक बुकिंग करना पड़ता है, जिसने पिक बुकिंग किया वही लोग जा सकते हैं इस एक्सपीडिशन में, पर्वतारोही में। आप कोई एडवेंचर टूरिज्म का ग्रुप चला रहे हैं? जी, हम लोग अपना ट्रैकिंग का एक छोटा सा कंपनी है। बाकी हम लोग जो एक्सपीडिशन है इनको बेस कैंप तक हम लोग पोर्टर पोनी ये प्रोवाइड करते हैं जी यहाँ पे। और ये इक्विपमेंट भी हम लोग हायर पे देते हैं, मुनस्यारी में सब मिल जाता है। टेंट है, जैसे गैस है, स्लीपिंग बैग है, मैट्रेस है, किचन टेंट है, चेयर है, ये काफी सारे सामान देते हैं। और बाकी हम लोग हाई एल्टीट्यूड पोर्टर और पोर्टर का भी व्यवस्था करते हैं जी। जोहार घाटी के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं धारचूला की वादियों में। धारचूला यानी नेपाल और तिब्बत से सीमा बनाती पिथौरागढ़ की तहसील। धारचूला यानी ब्यास, चौदास और दारमा घाटियों का प्रवेश द्वार।
धारचूला यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग। 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले इस इलाके में तिब्बत से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। 1992 से ये व्यापार फिर शुरू हुआ, लेकिन 2019 में कोविड महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से ये व्यापार बाधित है। इस व्यापार के सिलसिले में हमारी बात हुई कुछ स्थानीय निवासियों से। आपका क्या शुभ नाम है? पदम सिंह रायपा। रायपा साहब, आपका घर कहाँ है? ग्राम बूंदी में और धारचूल में भी है घर। ये जो बूंदी है ये किस वैली में है? ब्यास वैली में। आप क्या करते हैं? मैं व्यापार करता हूँ और चाइना में भी व्यापार करता हूँ और यहाँ आके जो है नेपाल में भी व्यापार करते हैं ना, और यहाँ धारचूले में भी व्यापार करते हैं। किस तरह का व्यापार करते हैं? यहाँ से सामान चाइना ले गए, चाइना तिब्बत में, वहाँ बेचने के बाद फिर उसका सामान लेके आते हैं ऊपर से। कौन सा सामान है? यहाँ से जैसे गुड़ है, मिश्री है, बड़ा है, बर्तन है, कपड़े हैं, सब सामान यहाँ से ले जाके फिर वो तिब्बत में जाके वहीं बेचते हैं और उसी का फिर सामान लाके फिर यही बेचते हैं। वहाँ से क्या सामान लाते हैं? वहाँ से ऊन हुआ और पश्म हुआ और अन्य रेडीमेड चाइना से जो बनता है वो सामान लेके आते हैं। तो ये अलाउड है संवैधानिक तौर पर? संवैधानिक तौर पर जो है भारत सरकार ने जो अलाउ कर दिया था वही सामान लाके फिर हम यहाँ बेचते हैं। तो तिब्बत में आप लोग कहाँ पर जाते हैं? बॉर्डर से जो है करीब 25-30 किलोमीटर आगे जाके मंडी है तिब्बत में, तो उसी मंडी में जाके वहीं व्यापार करते हैं। क्या नाम है मंडी का? तकलाकोट। तकलाकोट। वहाँ तक जाने के लिए आपको कोई परमिट वगैरह बनवाना पड़ता है? यहाँ से परमिट बनाना पड़ता है, वीजा बना के फिर उसी परमिट के आधार पर जाते हैं। कितने सालों से आप व्यापार में हैं? ये असल में ऐसा है कि 62 से पहले भी जाया करते थे, तो उस समय तो परमिट का उसका वो नहीं था। 52-53 बीच में जो है कुछ पासपोर्ट सिस्टम भी रहा, फिर 62 से तो बंदी हो गया। अब ये कोरोना की वजह से जो है ये 2019 से जो है वहाँ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो आप जो तिब्बत तक जाते हैं तो उसमें सामान कैसे ले जाते हैं वहाँ? यहाँ से घोड़े खच्चरों के द्वारा ले जाते थे। अब तो खैर गाड़ी बॉर्डर तक जाने लग गया है, अभी तो गाड़ी में लिया नहीं है, तब तक तो हम घोड़े खच्चर के द्वारा ही मतलब सामान को आगे वो ले जाते थे। पिछली बार आप कब गए थे? पहले 2018 में गए थे और 19 को गए थे, फिर 19 के बाद तो फिर बंदी हो गया समझ। कोविड की वजह से? कोविड की वजह से। कब से आप इस व्यापार में लगे थे? 62 से। 62 के बाद जो है ये हम 92 से हम शुरू किया था हमने। 92 से आपने शुरू किया? उससे पहले आपके पिताजी करते थे? हाँ, पिताजी करते थे पहले, वो पिताजी करते थे और साथ साथ हम भी चले जाते थे। लगभग 52-53 सन में भी गए थे हम उस समय पिताजी लोगों के साथ, हम भी उस समय भी काम किया था। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दीवान सिंह गरवाल, जन्म 1941, जिला पिथौरागढ़, तहसील धारचूला, ग्राम सौबा गरव्यांग का निवासी हूँ। हम लोगों का व्यवसाय से संबंधित था। हम तिमुखी बॉर्डर पर रहते हैं, भारत, चीन, नेपाल के। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खेती का काम करते थे। साल में एक फसल होती है जिसे मोटा अनाज कहते हैं, उवा और फाफर। हमारे बुजुर्ग तकलाकोट जाते थे तब जब तिब्बत चीन के अधीन नहीं था। हमारे बुजुर्ग कब से जाते थे तकलाकोट ये हमें विस्तार से नहीं मालूम है। तकलाकोट मंडी इंटरनेशनल मंडी है। वो तकलाकोट मंडी में हमारे भारत सरकार के भी विदेश मंत्रालय से, दूतावास से एक संस्था जाती थी, उसको हम लोग गर्शा कहते थे। तकलाकोट हमारे लीपू लेक से 20-25 किलोमीटर आगे लगाइए, वहाँ हमारी मंडी है। लीपू लेक हमारा दर्रा है। तो तकलाकोट जो खास मंडी है वो तिब्बत है। खास मंडी है कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से भारतीय व्यापारी वहाँ जाते थे तकलाकोट, और नेपाल के व्यापारी हुमला और जुमला से तकलाकोट आते थे, और तिब्बत के व्यापारी जो ल्हासा है, दर्शन है, वहाँ से तकलाकोट आते थे। और तकलाकोट मेन ये हुआ मंडी, जब कैलाश मानसरोवर कोई भी पर्यटक या दर्शनार्थ जाएगा, परिक्रमा करेगा, तो खजरनाथ आना जरूरी हुआ। खजरनाथ तकलाकोट में है, जहाँ भगवान राम, वहाँ सीता और लक्ष्मण के वहाँ मूर्ति बनी है। तो वहाँ आते हैं, कैलाश परिक्रमा, मानसरोवर परिक्रमा करने के बाद वो खजरनाथ आते। तो मैं कह रहा था हमारे बुजुर्ग तकलाकोट कब से जाते थे हमें ये नहीं मालूम। उसके बाद हम गए 1959 में
तो मैंने आपको बताया भारत सरकार का एक घरशा यानी 30-40 आदमियों का एक उनकी वो जाती थी विदेश मंत्रालय से। 15 अगस्त में जब हम तकलाकोट होते थे तो अधिकारी लोग मंडी के लोग बुलाते थे, तो वहाँ तिरंगे झंडे को खड़ा करते थे, राष्ट्रीय गान गाते थे। तो 59, 60, 61 मैं तकलाकोट जब गया पिताजी के साथ, तो ये 3 साल में गया। 2 जून 1962 में चीन और भारत का संधि खत्म हो गया। अगर मुनस्यारी के स्थानीय निवासी शौका नाम से जाने जाते हैं तो धारचूला के निवासी रंग के नाम से। धारचूला इलाके में कई किलोमीटर तक बहती है काली नदी, जिसके एक तरफ है भारत तो दूसरी तरफ नेपाल। इसके चलते यहां के निवासियों के रोटी बेटी के रिश्ते बहुत पुराने समय से नेपाल के साथ हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं रंग संस्था के अध्यक्ष कृष्णा गर्ब्याल। धारचूला नेपाल में जो धारचूला है और भारत का धारचूला है। तो ऐसे जो है पूरे क्षेत्र में लगभग जैसे जुलाघाट है, पार जुलाघाट, लगभग नदी किनारे तटीय इलाकों का नाम लगभग एक जैसा ही है। तो इसमें यदि हम इनके साथ संबंधों के बारे में यदि हम जानकारी लेना चाहेंगे तो संबंधों में थोड़ा फ्लैशबैक में हमको जाना पड़ेगा। इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर हमें जाना पड़ेगा। मतलब आज़ादी से पहले की हम बात करें तब से, और भारत और नेपाल के जो तटीय इलाके हैं, जो काली नदी के इधर उधर के जो दोनों क्षेत्र है नेपाल और भारत के, उसमें पहले भारत नेपाल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था। सब समान रूप से रहते थे। बाकायदा हमारे जैसे गुंजी स्कूल है या गरबिया स्कूल है, ये विंटर सेशन में जब शीतकालीन, क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र है, तो शीतकालीन प्रवास में जो है नवंबर के महीने में सारे लोग तटीय इलाकों में माइग्रेट करते हैं और अप्रैल में ऊपर के उच्च हिमालय क्षेत्रों में चले जाते हैं। और जो हमारे जो पारंपरिक पशुधन है, जैसे जुप्पू है, याक है, जिसको हम जू बोलते हैं या गल बोलते हैं, ऐसे जो जानवर है जो गर्म इलाकों में ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो जब गर्मी बढ़ती है तो ऊपर उच्च हिमालय क्षेत्रों को हम लोग जाते हैं, और जब ज्यादा अत्यधिक वहाँ पर ठंडा होता है और चारा पशुओं के लिए मिलना मुश्किल हो जाता है, तब हम नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं। तो तब जो उस समय माइग्रेट के यहाँ से आगे तंगतंगती नाम के इलाके में चले जाते थे, नेपाल से लगभग 16 किलोमीटर आगे अंदर को। तो फिर स्कूल सरकारी कर्मचारी भी वहाँ जाते थे, अध्यापक वहाँ रहते थे, वहाँ पढ़ाई होती थी, पठन पाठन होता था, सारे लोग वहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ जंगल वाला इलाका काफी ज्यादा था, तो पशुधन के लिए वहाँ उचित माहौल बनता था। तो सीमा से लोग बधे हुए नहीं थे और वहाँ पर रहते थे। वहाँ से फिर अपने गाँव में चले जाते थे। अब देश आज़ाद हो गया, फिर उससे पहले जब सिगौली की संधि के बाद भारत नेपाल का सीमांकन हुआ, जैसे हालांकि अभी भी कई उसमें राजनीतिक बातें होती है, लेकिन राजनीतिक बातें न करके सामाजिक बात करें। सीमांकन होने के बाद भी अभी भी जो नेपाल के 2 गांव हैं, दुर्गम क्षेत्र छांगरू और तिंकर के जो गांव है, वो अभी भी भारतीय इलाकों से जाते हैं। और बाकायदा अब जो है, क्योंकि लीगली जो SSB वगैरह सब वहाँ पर बैठे हुए हैं चेकिंग करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो है वहाँ पर सीतापुल करके है घरबियांग और छांगरू के बीच में, तो वहाँ से उनको नेपाल में एंट्री करना पड़ता। तो विधिवत रूप से SDM उनको परमिट जारी करता है, बहुराष्ट्रीय प्रमाण पत्र, उसके आधार पर वो लोग जाते हैं। तो अभी भी हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ वो अभी भी भारत के रास्ते से माइग्रेट करता है। अभी जैसे छांगरू तिंकर वाले आएंगे, पूरा भारत इलाका का उपयोग करेंगे। सीमांत के लोग जो हम लोग रंगलो बोलते हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इसका विस्तार से भी चर्चा किया था, तो जो पारंपरिक भाषा है रंगलो, तो उस रंगलो को वहाँ भी नेपाल के 2 गांव के लोग बोलते हैं, छांगरू और तिंकर के लोग। बोली भाषा एक जैसा है, परंपरा एक जैसा है, पूजा पाठ की पद्धति एक जैसा है, और जब शादी ब्याह होता तो अभी भी समान रूप से कोई भेदभाव नहीं। छांगरू तिंकर के बहुत सारे लोग हमारे भारतीय इलाकों में शादी किए हुए महिलाएं दिखेंगे आपको, जिनका मूल वहाँ रहे हैं और शादी करके यहाँ पर आ गए। और हमारे यहाँ से भी दारमा, ब्यास, चौदास तीनों घाटियों में रंग जनजाति के लोग बहुयात में रहते हैं, तो वो लोग भी अपना शादी ब्याह जो है नेपाल के गाँव में इजीली करते हैं और ये परंपरा बनी हुई थी। तो रोटी बेटी का एक प्रगाढ़ संबंध जो है अभी भी सीमांत क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और जो पहले से चला आ रहा है और अभी तक ये जो है मूल रूप में है। कुमाऊं के इस सीमांत क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता इस क्षेत्र के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है। यहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पतियों में भोजपत्र, खरसों, सुरई, तिलौन, थाकल, थामरिंगाल, सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंग के बुरांश के वृक्ष आदि, और
सालम पंजा, काली जीरा, सालम मिश्री, जटामासी, कुटकी, महामैदा, वन प्याज, गंदरायण, जंबू, वन आजवाइन, डोलू, नेर आदि बहुमूल्य जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। जीव जंतुओं में कस्तूरी मृग, भरल, थार, हिमालयी काला भालू, डाफिया, रेड फॉक्स, हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया व मोनाल सहित अनेक लुप्त प्रायः पशु पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में स्थित इन सीमांत क्षेत्रों को प्रकृति ने अपने दोनों हाथों से सजाया संवारा है। इसीलिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक इन स्थानों की यात्रा करते हैं। कभी आपको भी अवसर मिले तो जरूर आए। हम छो कुमैया छो हमरो कुमाऊं छो हमरो कुमाऊं। हम छो कुमैया छो हमरो कुमाऊं छो हमरो कुमाऊं। हम छो कुमैया। यो छो पूर्णी धरती या छाही वाला। यो छो पूर्णी धरती या छाही वाला। या छन कतुक मंदिर या छन शिवाला। या छन कतुक मंदिर या छन शिवाला। या छन शिवाला छो हमरो कुमाऊं छो हमरो कुमाऊं। या छन शिवाला छो हमरो कुमाऊं छो हमरो कुमाऊं। हम छो कुमैया छो हमरो कुमाऊं छो हमरो कुमाऊं। हम छो कुमैया। हरी भरी क्यारी छना हरी भरी धरती। हरी भरी क्यारी छना हरी भरी धरती। छल छलानी गड़गध्यारा या बासे घुघुती। छल छलानी गड़गध्यारा या बासे घुघुती। या बासे घुघुती ओ हमरो कुमाऊं यो हमरो कुमाऊं। या बासे घुघुती ओ हमरो कुमाऊं यो हमरो कुमाऊं। हम छो कुमैया छो हमरो कुमाऊं छो हमरो कुमाऊं। हम छो कुमैया। सौंदर्य सीमांत का। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में उत्तराखंड के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के इतिहास, पर्यटन और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख महेश पुनेठा, वाचक स्वर रेखा सिलारी और प्रतुल जोशी, प्रस्तुति सहायक दीपिका पंत, प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी अल्मोड़ा द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।